हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज ये हमारी द्विगु समास की क्लास है और इसको शुरू करने से पहले हमने जो अब तक पढ़ा है उसका एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं अच्छे से, ताकि पुराना सब कुछ दोबारा माइंड में आ जाए, दिमाग में आ जाए और वो सब कुछ याद रहे। तो हमने सबसे पहले ये जाना था कि समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है। ये पेपर में अगर क्वेश्चन की तरह अगर पूछा जाए तो किस तरह से पूछा जाएगा, ये आपसे पूछा जाएगा कि समास का शाब्दिक अर्थ बताइए। आपको एक ऑप्शन राइट दे दिया जाएगा और 3 ऑप्शन आपको गलत दिए जाएंगे, तो उनमें 4 ऑप्शन में से आपको बताना पड़ेगा कौन सा सही है। या ऐसा हो सकता है कि 3 ऑप्शन आपको सही दे दिए जाएं और एक ऑप्शन गलत दे दिया जाए, तो आपसे पूछ दिया जाएगा इनमें कौन सा समास का शाब्दिक अर्थ नहीं है, तो आपको देखना है। तो मैं आपको बता दूं समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ वो होता है जैसे संक्षेप है, समासिक पद है, या समास वाला पद है, या समस्त पद है, या संपूर्ण पद है। तो इसका जो अर्थ होता है, जो मतलब होता है वो ये होता है कि किसी एक वाक्य को पूरा कई शब्दों द्वारा, देखो शब्दों कई शब्दों इकट्ठा करके एक वाक्य पूरा होता है, सेंटेंस बनता है। तो कई शब्दों को ना बोल के एक शब्द में बोल देना। जैसे मैं ले लूँ कि ये कह दूँ कि बिना धन वाला। बिना धन वाला कौन होता है? बिना धन वाला वो होता है जिसके पास धन नहीं होता। तो जिसके पास धन नहीं होता, जो बिना धन वाला होता है, उसको हम निर्धन बोलते हैं। तो हम बिना धन वाला ना बोल के हम केवल निर्धन बोल दिया, तो दोनों का अर्थ एक सा है। बिना धन वाला का वही मतलब है और निर्धन का भी वही मतलब है। बिना धन वाला, इसमें 3 शब्द आए लेकिन निर्धन एक शब्द है, तो हमने 3 शब्द ना बोल के हमने एक शब्द बोला और उसी से समझ में आ गया सामने वाले के क्या कहना चाह रहा है। तो यही हमारा सामासिक पद होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शब्द ना बोल के केवल एक शब्द में ही समझा दें, तो वही हमारा सामासिक पद होता है। यह मतलब इसका शाब्दिक अर्थ होता है समास का। दूसरा आ जाता है कि समास विग्रह क्या होता है। तो समास विग्रह ये होता है कि जैसे एक शब्द है, अब इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं निर्धन को ही, कि हमने बोल दिया निर्धन। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि निर्धन का मतलब क्या है, आप किसी से बोल रहे हो कि निर्धन है, तो वो कह ले कि मुझे तो मालूम नहीं निर्धन क्या होता है। तो अब इस निर्धन को ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों में बताना, पूरी डिटेल में आपको खोल के बताना जो सामने वाले की समझ में आ जाए। तो निर्धन को क्या बोलेंगे? निर्धन को यही बताएंगे कि बिना धन वाला, जिसके पास धन ना हो, उसको निर्धन बोला जाएगा। तो समास का जो सामासिक विग्रह होता है वो ये होता है कि एक शब्द को ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों में बताना, तो वही हमारा सामासिक विग्रह होता है। ठीक। और इसके आगे हम ये देखते हैं कि जो समास के भेद पूछे जाते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं। तो मैं आपको बता दूं समास के 6 भेद होते हैं। अगर ऑप्शन में 6 ना हो या 6 की जगह 4 हो तो ऑप्शन में फिर 4 आपका माना जाएगा। कैसे माना जाएगा? तो मैं आपको ये बता दूं समास के जो भेद होते हैं वो 4 या 6 होते हैं। 4 कब होते हैं? 4 उस कंडीशन में होते हैं जब द्विगु समास और क्रमधारय समास, इन दोनों समासों को तत्पुरुष समास के अंदर जोड़ दिया जाता है, तब हमारे समास के 4 भेद होते हैं और अन्यथा 6 होते हैं। तो अगर ऑप्शन में 4 और 6 दोनों हैं तब आपका राइट आंसर 6 होगा, और अगर ऑप्शन में 6 नहीं है, ऑप्शन में 4 है, तब राइट आंसर 4 होगा। ठीक। अब पहला हम समास देखते हैं, या समास के जो 6 भेद होते हैं। पहला होता है अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास में क्या होता है? अवयवी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है और प्रथम पद अव्यय होता है। अव्यय का मतलब है खर्च वाला। तो जो प्रथम पद होगा या तो उपसर्ग होगा या निपात होगा या अव्यय होगा। जिस भी समास के उदाहरण में प्रथम पद प्रधान हो और अव्यय निपात या उपसर्ग जिस शब्द में लगा हो उदाहरण में, वो अव्ययी भाव समास का उदाहरण होगा। अव्यय या उपसर्ग या निपात कभी भी लिंग वचन काल कारक में नहीं बदलते। ठीक। और ना तो ये स्त्रीलिंग हो का उदाहरण होता है अव्ययी भाव समास का उदाहरण, ना ही पुल्लिंग का होता है, बल्कि ये अन्य लिंग का होता है। अन्य लिंग कौन सा होता है? नपुंसक लिंग होता है। ठीक।
दूसरा हमारा आ जाता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की क्या पहचान है? द्वंद्व समास की ये पहचान है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान होते हैं और इसकी अगर इसे अच्छे से समझें तो इसमें यह है कि जो भी आपका उदाहरण होगा, समास उदाहरण आपको पेपर में दिया जाएगा, उसमें और का, तथा, एवं, तथैव, मतलब जो दूसरे से जोड़ता हो उनका प्रयोग होगा। च, और च का कब प्रयोग होगा? च का तब प्रयोग होगा जब जो उदाहरण होगा समास का वो संस्कृत का अगर हो तो उसमें बीच में च लगाया जाएगा, या संबंध आ जाए, जैसे माता पिता आ जाए, बहन भाई आ जाए, ठीक, या जीजा साली आ जाए। मतलब कहने का मतलब दो पर्सन में अगर रिश्ता बता दिया जाए, अगर संबंध है, तो वहाँ भी हमारा द्वंद्व समास का उदाहरण होगा। तीसरा कि कोई संख्या दे दी जाए, लेकिन याद रहे संख्या आपकी एक कंप्लीट संख्या ना हो। जैसे कि आपको दे दिया जाए कि 10 है, 20, 30, 40, 50, या एक पूर्ण संख्या उसमें ना हो ऐसी, बल्कि ऐसी संख्या हो जो एक अपने आप से तो बने और साथ में एक संख्या का उसमें और लेकर चले। मतलब जैसे 11 ले लिया जाए, 10 और 1 11, या 21 ले लिया जाए, 20 प्लस में जोड़ के 1 उसमें लगा दिया जाए, तो 20 और 1 21। मतलब एक किसी और के साथ बन के पूरी हो रही हो, जिसमें और का प्रयोग हो, या योजक चिन्ह का प्रयोग हो। योजक चिन्ह का प्रयोग और की जगह हम योजक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं, या योजक चिन्ह की जगह हम और का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। तो उनका प्रयोग हो, या फिर अगर कह दिया जाए दो या दो से अधिक शब्द आ रहे हों तो उसमें भी हम द्वंद्व समास का उदाहरण होगा वो। जैसे आन बान शान, या कुछ भी शब्द हों, दो हों या दो से अधिक हों, जो मतलब दो से अधिक अगर होंगे तो वो हमेशा उसी का आपका द्वंद्व समास का उदाहरण वो होगा, ठीक। और कोई विपरीत शब्द आ जाए, विलोम शब्द आ जाए, जैसे दिन रात हो गया, ठीक, गरम ठंडा हो गया, या कुछ भी जो भी विपरीत आपके शब्द हैं वो सब आपके द्वंद्व समास के उदाहरण होंगे। इसके बाद तीसरा समास जो होगा, वो तीसरा समास हमारा होगा कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में क्या होता है? कर्मधारय का मतलब है, कर्म का मतलब कार्य, और धार्य का मतलब धारण करने वाला, मतलब कार्य को धारण करने वाला। जैसे मैं आपको बोल दूं चाय, चाय क्या होता है? चाय एक संज्ञा के रूप में प्रयोग हो जाती है, ठीक। अगर कोई सेंटेंस है उसमें चाय एक तरह की संज्ञा के रूप में प्रयोग होगी, और साथ में अगर धारण करने वाला उसे, सपोज करो कोई आदमी उसे चाय का काम कर रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा? चाय वाला। मतलब किसी तीसरे को उस पर जो इशारा करता हो, चाय वाला, पान वाला, ठीक, या कुछ भी हो सकता है जिसमें वाला लगे पीछे, जो एक अपना किसी पर्सन को उसके कार्य के नाम से अगर जाना जाए, पान वाला, चाय वाला और दुकान वाला, ये कुछ भी हो सकता है, तो उसमें आपका कर्मधारय समास होगा, ठीक। कर्मधारय समास को विशेषण विशेष्य वाला समास भी बोला जाता है, ठीक। और कर्मधारय समास को ही हम उपमान उपमेय वाले समास बोल देते हैं। उपमान क्या होता है? उपमान वो होता है जो प्रकृति में पहले से पाया गया हो। मतलब पहले से क्या पाया जाएगा? जैसे कि हमारा आसमान है, ये हवा है, पहाड़ हैं, ठीक है, जो मतलब जिसमें इंसान का बनाने में कोई हाथ ना हो, वो हमारा उपमान होता है। उपमेय वो होता है जो इंसान द्वारा बनाया गया हो। तो सड़क है या कुछ भी है जो इंसान द्वारा बनाया गया हो, घर है, सड़क है, ईंट है, ये मतलब जो भी है, कारें वगैरह, गाड़ी वगैरह हैं, ये सब हमारा उपमेय में आ जाता है। और एक गुण और गुणी वाला समास भी हम कर्मधारय समास को बोल देते हैं। तो गुण और गुणी वाला मतलब गुण है किसी, गुणी कौन होता है? गुणी वो होता है जिसके अंदर हो। गुण क्या होता है? गुण एक, जैसे सपोज करो हम कहते हैं बुरा आदमी, तो बुरा क्या हुआ? बुरा एक गुण होगा और आदमी गुणी होगा जिसके अंदर है। बुरा आदमी, भला आदमी, सच्चा आदमी, झूठा आदमी, मतलब जिसके अंदर वो पाया जाता हो। तो गुण हो और साथ में गुणी हो, मतलब आदमी हो।
तो उसी को बोल देते हैं। जैसे काला सांप, काला क्या है? काला एक गुण है, और सांप क्या है? गुणी है। तो काला सांप, जहरीला सांप, ठीक। तो ये हो गया। अब जैसे कि मैं बोल दूं अगर काला सांप में अगर ये पूछ लिया जाए कि इसको विशेषण विशेष्य भी इसमें आ जाएगा। काला सांप में काला क्या हो जाएगा? काला विशेषण हो जाएगा। सांप क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। विशेष्य क्या होता है? विशेष्य एक तुम्हारा संज्ञा होता है, विशेष्य, ठीक। और इसके बाद इसमें जो होता है कर्मधारय समास में, कर्मधारय समास में हम दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक। और इसके बाद हम आ जाते हैं कर्मधारय के बाद में अपना द्विगु समास पर, ठीक। तो आज हम द्विगु समास पढ़ेंगे। तो हम इसमें जान ले द्विगु समास का प्रथम जो शब्द होता है, प्रथम शब्द एक संख्यावाची होता है। मतलब द्विगु समास में हमेशा जो भी द्विगु समास का उदाहरण होगा उसमें एक संख्या पाई जाएगी एक, ठीक। और इसमें दूसरे पद की प्रधानता होगी। मतलब पहला जो उसमें जो शब्द होगा वो संख्यावाची होगा और दूसरे शब्द की प्रधानता होगी, ठीक। संख्यावाची शब्द के उदाहरण, तो मैं उदाहरण बता देता हूँ। जैसे एक दंत हो गया, मतलब एक संख्या हो गई, और दंत इसमें दांत, एक दांत वाला, ठीक। और मैंने आपको बता दूं कुछ शब्द इसमें द्विगु समास के आपके बहुव्रीहि समास के भी उदाहरण होते हैं, तो वो मैं आगे बताऊंगा। इसका एक और भी कॉन्सेप्ट है कि द्विगु समास हो, सॉरी, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, ठीक। और तत्पुरुष समास के इनमें अगर ऑप्शन में आ जाए तो कौन सा होगा, ये मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि जब ऑप्शन में कौन सा हो तो कौन सा आएगा, कौन सा नहीं हो तब कौन सा आएगा, ठीक। ये मैं आपको बता दूंगा। जैसे एक दंत है, तो एक दंत उदाहरण अगर आ जाता है तो पूछ लिया जाए कि एक दंत में कौन सा समास है, तो सीधा देख लेना, एक दंत में एक आपको संख्या नजर आ रही है एक, तो यहाँ आपका द्विगु समास होगा। जैसे दो पैर है, दो पैर में दो संख्या नजर आई, तो ये आपका द्विगु समास का उदाहरण हो गया। दो रहा, दो में आपको दो संख्या नजर आई, तो ये द्विगु समास का उदाहरण। त्रिभुज, मतलब त्रिभुज तीन, ठीक है, पहचान हो रही है, तो त्रिभुज तीन, तो इसमें द्विगु समास। त्रिकोण, त्रिनेत्र, त्रिवेदी, त्राहा, त्रिवेणी, चौमासा, चौमासा देखो मतलब चौमासा चार के संख्या का वो दे रहा है, बता रहा है चार, ठीक। चौपाया, चारपाई, चारपाई मतलब चार पायों वाला, जो चारपाई घर में होती है वही है। चौराहा मतलब चार राहों वाला, जो चौराहा मतलब सिटी वगैरह में चौराहे होते हैं ना जिसमें चार रास्ते होते हैं, वो चौराहा, ठीक। चतुर्भुज, चतुर्मुख, चतुर्भुज, चतुराई, पंचवटी, मतलब पंचवटी होता पांचवट वाला, जिसको पंचवटी बोल देते हैं। तो पंचवटी में पांच नजर आ रहा है। और पंचांग, पंचनाथ, षड्यंत्र, षडानन, षडासन, षडानन, सप्तऋषि, सप्तंग, सतसई, अष्टांग, आष्टा, अष्टाध्यायी, नवग्रह, नवरत्न, नवराज, दशानन। तो ये हमने ये देखा इन संख्याओं में सब में जो इतने भी उदाहरण लिए हैं उनके जो शुरू में एक आपको संख्या नज़र आ रही है। जैसे हम सठानन में देख लें तो सठानन में 6 नज़र आ रहा है, ठीक। सप्तऋषि में हमें 7 नज़र आ रहा है, पंचवटी में 5 नज़र आ रहा है, पंचनाथ में 5 नज़र आ रहा है, और आपका सप्तंग में 7 नज़र आ रहा है, नवरत्न में 9 नज़र आ रहा है, दशानन में 10 नज़र आ रहा है हमें, ठीक। त्रिवेणी में 3 नज़र आ रहा है। तो इसमें उदाहरण जो होता है ये जिस भी समास का अगर ऑप्शन में दे दिया जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि द्विगु समास का उदाहरण बताए, तो द्विगु समास का जो उदाहरण होगा सदैव एक संख्यावाची होगा, संख्यावाची होगा या फिर एक समूहवाची होगा। वो मैं आपको बताता हूँ कैसा होगा, ठीक। तो हमने ये जान लिया कि द्विगु समास जो होगा उसमें हमेशा एक जो उदाहरण होगा उसमें पहला, इसमें दूसरा पद हमेशा प्रधान होता है, और पहला जो संख्या वो होगा शब्द होगा वो एक संख्यावाची शब्द होगा। तो वो हमें सीधा सीधा इशारा कर देता है, जिसमें संख्या होगी वो हमारा द्विगु समास का उदाहरण होगा, ठीक। आगे देखो, आगे होता है समूहवाची उदाहरण। तो दो तरह के मतलब इसमें सवाल बनते हैं, एक तो संख्यावाची, दूसरा समूहवाची, ठीक। समूहवाची में सप्तांग मतलब सप्ताह, सप्ताह किसे बोलते हैं? 7 दिनों के समूह, समूह होगा एक, 7 दिन हो गए, 7 दिनों को इकट्ठा करके हमने सप्ताह बोल दिया, ठीक। एक दशक, ठीक। अष्टमी मतलब 8 दिन वाला अष्टमी, शतक, शताब्दी, सहस्रभुजा, पंजाब, चवन्नी, करोड़पति, लखपति, अरबपति, या इससे कुछ भी आ जाए। कहने का मतलब जो समूह बनना हो, जिससे अगर समूह बनना है तो वो हमारा द्विगु समास का उदाहरण होगा। अब देखो पंजाब है, जैसे ये
अगर आपसे पूछ लिया जाए पंजाब है, ऑप्शन में पंजाब दे दिया जाए, जयपुर दे दिया जाए या फिर दिल्ली दे दिया जाए और पूछ लिया जाए इनमें कौन सा समास है, तो एक चीज़ हमेशा ही ज़्यादातर पंजाब आता है, पेपर में पूछा जाता है। पंजाब में मैं आपको बता दूं, पंजाब में द्विगु समास होगा। क्यों होगा द्विगु समास? और जयपुर में जो होगा समास, जयपुर में बहुब्रीहि समास होगा। वो कैसा होगा मैं आपको बताता हूँ। देखो पंजाब का मतलब है 5 नदियों का समूह, ठीक। 5 नदियों का जब समूह है, जब समूह आ रहा है तो द्विगु समास हो गया, 5 नदियों का समूह। और अगर जयपुर में पूछ लिया जाए तो जयपुर में, जयपुर देखो एक जो होता है बहुब्रीहि जो समास का उदाहरण है, बहुब्रीहि समास का अपने ऊपर नहीं होता बल्कि दूसरे पर डिपेंड करता हो। बहुब्रीहि समास जो मैं अब आगे आपको पढ़ाऊंगा। आपके इसके बाद 2 समास और बच रहे हैं, एक तत्पुरुष समास और एक बहुब्रीहि समास। तो पहले हम बहुब्रीहि समास पढ़ेंगे, उसके बाद हम तत्पुरुष समास पढ़ेंगे। क्योंकि तत्पुरुष समास पढ़ने से पहले हमें कारक चिन्ह पढ़ने पड़ेंगे। क्योंकि तत्पुरुष समास कारक पे डिपेंड करते हैं। तो पहले हम एक क्लास हम कारक की लेंगे और कारक अच्छे से समझने के बाद तब हम तत्पुरुष समास करेंगे, फिर बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक। तो मैं आपको बता दूं, जो पंजाब है, पंजाब 5 नदियों का समूह, अगर समूह आ जाता है तो समूह आने पे ये आपको द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा, ठीक। लखपति, तो लखपति कौन होता है? जिसके लाख हो। लाख मतलब समूह तो है एक, काफ़ी इकट्ठा करके तो तभी तो एक वो बनना है। अगर आपसे कह दिया जाए लखपति किसे होता है, लखपति वो होता है जिसके पास लाख रुपए हों, ठीक, वो लखपति बन गया। 1 लाख हो, 1 लाख से अधिक हो। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 1 रुपया है, 1 रुपया कोई समूह थोड़ी है। 2 रुपया, 2 रुपये कोई समूह थोड़ी है। लेकिन जिस पर बहुत ज़्यादा हो, ज़्यादा का मतलब समूह हो, तो समूह। अब अगर समूह आता है या संख्या आता है तो वो आपका द्विगु समास का उदाहरण होगा। तो इस तरह से हमने क्या आज अपना द्विगु समास को हमने ये अब क्लास पूरी करी, और अगली क्लास में हम मिलेंगे आपको बहुब्रीहि समास की क्लास लेकर, बहुत अच्छे से उस पर चर्चा करेंगे। तो मैंने आपको समझाया, पुराने जितने भी मैंने आपको समास पढ़ाए हैं उनके मैंने आपको उदाहरण मतलब दोबारा रिवीजन कराया। और क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और देखो मैं कोई पेशे से टीचर नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह ही हूँ। मैं भी फ़िलहाल हालांकि नौकरी करता हूँ, मैं गवर्नमेंट पुलिस में हूँ और साथ ही साथ तैयारी भी कर रहा हूँ। तो अगर जो मुझ पर आता है मैं आपको बता रहा हूँ। और यकीन मानिए एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, हर सब्जेक्ट वाइज फ़िलहाल अभी टाइम नहीं इतना नहीं निकाल पा रहा हूँ, मिल नहीं रहा है। और जल्दी ही मैं कोशिश करूँगा कि आपको हिंदी के साथ रीजनिंग और पॉलिटी की क्लास भी मैं साथ के साथ दूँ, और कुछ मतलब टाइम मिलने पर आपको मैथ की क्लास भी मैं आपको देता रहूँ, या फिर कुछ जीके की, कुछ ट्रिकी जीके कुछ ऐसी ला के दूँ, आपको क्लास देता रहूँगा बीच बीच में, जिससे आपके ये कवर होता रहेगा, ठीक है। और बस मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि सभी इस वीडियो को शेयर करें, अपने यार दोस्तों तक पहुंचाएं, जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी फ्यूचर में जॉब के लिए तलाश कर रहे हैं, जो भी जॉब ढूंढ रहे हैं, उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं।